नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। असीम मुनीर को पाकिस्तान सरकार ने तानाशाह बना दिया है। मुनीर अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के चीफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर को 5 साल के लिए ऑफिशियली नियुक्त किया है। मुनीर पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बन गए और सीडीएफ बनते ही मुनीर ने अफगानिस्तान को धमकाना शुरू कर दिया, जिससे पाक और तालिबान के बीच तनाव बढ़ चुका है। इस बीच पुतिन के भारत दौरे ने भी पाकिस्तान में हलचल तेज कर दी है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच कई बड़े समझौते पर साइन हुए, जिससे मुनीर और शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ गई है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, असीम मुनीर को जिस तरह से ऑफिशियली अब सीडीएफ नियुक्त कर दिया गया है, इसका कितना असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है? देखिए, पाकिस्तान ने खुद अपने सिर पे एक मुसीबत ढो लिया। क्लासिक एग्जाम्पल है ये कि संविधान के जरिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट करके आपने अपने सिर पे एक हिटलर बिठाया है। अनोखा मुल्क है, मुल्क तो है ही नहीं, ये पागलों का देश है। कहीं आपने सुना कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने सिर के ऊपर एक तानाशाह को इस तरीके से बिठा लिया हो, वो भी उसके खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ही इज अकाउंटेबल टू नन। डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये पहला क्राइटेरिया है कि जो कोई भी है, ही हैज टू बी अकाउंटेबल टू समबडी एंड अबव ऑल टू द पीपल ऑफ द कंट्री, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाता है। आपने खुद ये तय कर दिया कि एक तानाशाह तुम्हारे सिर के ऊपर बैठेगा। अब आपने तो बिठा दिया। 3-4 दिन से हम लोग बता रहे हैं कि आर्मी में भी नाराजगी, एयरफोर्स वाले बोल रहे हैं कि लड़ाई लड़ा हमने ऑपरेशन सिंदूर में, है ना। जो कुछ भी झूठ सच तुमने कहा कि भाई हमने वहां जाके उड़ा दिया, हमने S-400 उड़ा दिया, हमने राफाल गिरा दिया, ये आर्मी वाले ने किया क्या? तो किसी को भी फील्ड मार्शल बनना चाहिए था, तो वो किस आर्मी चीफ एयरफोर्स चीफ को बनना चाहिए था। लड़ाई लड़े हम और फन्ने खा बन गया मुनीर। तो एक तो बड़ी दिक्कत, और सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली बात है कि जितने भी इस तरह के तानाशाह होते हैं, दे सर्वाइव ऑन क्राइसिस। इफ देयर इज नो क्राइसिस, दे विल क्रिएट अ क्राइसिस। इंटरनल क्राइसिस या एक्सटर्नल क्राइसिस। वो फील्ड मार्शल क्यों बना? क्योंकि उसने एक एक्सटर्नल क्राइसिस क्रिएट किया। उसको मालूम था कि पहलगाम करवाते हैं और पहलगाम होगा तो फिर इंडिया अटैक कर देगा, क्राइसिस क्रिएट होगा। हम बोलेंगे हमको अब दो ताकत। अब हिंदुस्तान से लड़ने की तो ताकत है नहीं इसके पास, कलई खुल गई है। तो अब इसने तालिबान अफगानिस्तान को निशाना बनाया है, और जब उससे भी बात नहीं बनेगी, ही विल क्रिएट इंटरनल डिस्टर्बेंस। और जब वो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो इसी जिस जरदारी ने साइन किया, जिसने प्रपोज किया, वहां का प्रधानमंत्री, इस सबको ये जेल में डालेगा। अभी 2-3 साल बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी गर्त में था, अब जो है वो कब्र के अंदर जो है घुसने की तैयारी कर चुका है। यानी शहबाज शरीफ ने अपनी मुश्किलें खुद बढ़ाई हैं। क्या राजीव सर, मुनीर जैसे ही सीडीएफ बना, उसने तालिबान और अफगानिस्तान को धमकाना शुरू किया है। अब पाकिस्तान को एक नई जंग में धकेलने की इसने साजिश रची है। देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी जंग में है, लेकिन मुनीर जो बना, सीडीएफ बनाया गया, उसमें इतनी देर क्यों हुई? क्या डील हुई? क्या तरीके डेवलप किए गए? क्यों अभी आर्मी एयरफोर्स के बीच तनाव चल रहा है? क्यों तीनों सेना के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है? ये सीडीएफ का पद मिल जाने से वहां स्थितियां कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसा कहना मुश्किल है। क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आसिफ अली जरदारी ने जारी किया, जिसके लिए प्रपोजल आया था शहबाज शरीफ से, उसमें सीडीएफ तो बना दिया मुनीर को, लेकिन उसके बाद ये 2 साल का एक्सटेंशन किसे दिया गया? एयर चीफ मार्शल को, जहीर को। एयर चीफ मार्शल और मुनीर, यही दोनों के बीच सबसे ज़्यादा तानातनी थी, क्योंकि एयरफोर्स का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई है, उसमें पाकिस्तान को अगर सुरक्षित रखे हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। और अगर ये सीडीएफ बनता है
तो पहले इसे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ रहते हुए सीडीएफ बना दोगे तो दोनों पद एक ही व्यक्ति को जाएगा। फिर हम एयर चीफ मार्शल हैं, कोई नेवी चीफ है, तो वो तब तो आर्मी चीफ के कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों के बीच दिक्कतें चल रही थी और नेगोशिएशन हुआ। नेगोशिएशन के बाद एयर चीफ मार्शल को कहा गया चलो भाई तुम्हारा भी एक्सटेंशन करवा देते हैं। 2 साल का एक्सटेंशन उसका हुआ। उसके बाद आर्मी चीफ और दूसरी तरफ एयरफोर्स चीफ, ये दोनों के बीच तो डील हो गई। लेकिन नेवी कहां है? नेवी में तो अभी भी वही स्थिति है। इन लोगों ने दरकिनार किया, क्योंकि भारत पाकिस्तान के संघर्ष के समय भी नेवी की भूमिका, यानी पाकिस्तान की नेवी की कोई भूमिका बड़ी नहीं रही थी, और इसलिए वो अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ा। ये पिछले बार नेवी चीफ भी गया था अमेरिका, और वो भी वहां पर कुछ बातचीत करके आया कि देखिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अभी कोऑर्डिनेशन तीनों सेना के बीच नहीं है। गन पॉइंट पर ये आसिम मुनीर ने अपने लिए सीडीएफ का पद ले लिया, क्योंकि अगर इतने सारे सहमति रहती तो इतना समय लगना ही नहीं था। ये 15 दिन से चर्चा चल रही है। शहबाज शरीफ लंदन जा रहा है, वहां नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहा है, आर्मी के बीच चर्चा चल रही है, एयरफोर्स के तरफ से कई ऐसे ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलेगा, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर ये सब डायरेक्ट नहीं बोलेगा, लेकिन उधर तरफ से ये सोर्सेस के हवाले से खबरें आ रही है कि नहीं नहीं सब कुछ सही नहीं चल रहा। और उस बीच ये नोटिफिकेशन आता है तो एयर चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है, जैसे मुनीर को पहले एक्सटेंशन मिल चुका है। तो ऐसी स्थितियों में ये तो तय है कि अगर एयर चीफ मार्शल ने डील की है तो उनके नीचे भी अधिकारी हैं जो ये सोच कर बैठे हुए थे ये रिटायर होगा तो हम एयर चीफ मार्शल बनेंगे। अब सेकंड इन कमान के बीच चल रहा है हंगामा कि आर्मी के अंदर ये असीम मुनीर तो इतना ताकतवर हो गया, आगे 5 साल तक हमारे ऊपर बैठा रहेगा। नीचे के अधिकारियों का सारा खा गया कि अब आगे हमारा कैरियर द एंड है, हमें तो रिटायर होकर घर वापस जाना पड़ेगा। तो अभी आर्मी का और एयरफोर्स का, नेवी का कोऑर्डिनेशन के लिए जो समस्या चल रही है उसमें आगे बड़ा मोड़ आने वाला है। मुनीर का ये जो कॉन्स्पिरेसी इसने किया और उसमें बाद में शहबाज शरीफ को धमकाकर, जरदारी तो ऐसे ही डेड केस है, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती। इन लोगों को धमकाकर उसने जो पद लिया है उसके बाद अभी और परेशानियां पाकिस्तान की बढ़ने वाली है। बिल्कुल, पाक आर्मी में ही अब संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, पुतिन और मोदी के बीच जो डील हुई है उसको लेकर पाकिस्तान में इतनी हलचल क्यों? देखिए हलचल कहाँ है, कुछ बोलने लायक रहा क्या? पहले क्या होता था कि जब भी हिंदुस्तान कोई डील करता था, कोई आर्म्स डील हम करते थे, कोई मिराज खरीद रहे हैं या सुकोई खरीद रहे हैं, तो होता ये था कि पाकिस्तान की तरफ से बयान आता था, चीन की तरफ से बयान आता था कि ये हिंदुस्तान जो है वो इस तरह के हथियार को खरीद के पूरे साउथ एशिया को आर्म्स रेस में झोंक रहा है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस था। चीन भी बोलता था, पाकिस्तान भी बोलता था। अभी कोई बयान नहीं आ रहा है। यह है पुतिन का डर, यह है पुतिन का डर कि अभी हमने इस 19 जो करार आज हुए हैं उसमें Su-57 भी हम ले रहे हैं और उसका प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा। इस तरह की बातें आ गई। S-400 का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होगा, S-500 हम लेकर के आ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बहुत सारी चीजें 19 करार हुए हैं, प्लस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में बातचीत हो गई। तो ये सारी चीजें तो हो रही है। $100 बिलियन का जो है वो समझौता हुआ है कि 2030 तक, अब मोदी तो कह रहे हैं कि 2 साल पहले ही खत्म कर देंगे, 2 साल लगेगा उसमें हम निपटा देंगे। और न चीन से कोई आवाज निकल रही है, न पाकिस्तान से आवाज निकल। भाई आप देखिए ये फर्क है मोदी और पुतिन के एक साथ आने में। ये मोदी और पुतिन के लीडरशिप का ये लोहा है कि डर के मारे कोई मुंह से आवाज नहीं निकाल रहा है। अदरवाइज अभी तक तो बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हो गया होता। मालूम चलता कि भाई वो उधर से बयान आ रहा है तो वहां कोई वी आर कंसर्न्ड अबाउट द आर्म्स रेस गोइंग ऑन साउथ एशिया, ये व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आता था पहले। अभी कोई है? ये चुप्पी है। ये बताता है हिंदुस्तान की साख,
ये लीडरशिप, प्रधानमंत्री मोदी की साख और जिस तरह के डील हम कर रहे हैं, डर के मारे को चाइना भी नहीं कुछ बोल रहा है। ये तो चाइना का चमचा है। जब शी जिनपिंग की तरफ से कोई बयान नहीं आया है पुतिन के डर से, तो वो ये पिद्दी क्या करेगा। तो आप ये समझिए कि क्या हालत है पाकिस्तान की, कि ये मुल्क ऐसा बन गया है कि अब भारत के खिलाफ बयान देने लायक भी नहीं बचा है। बिल्कुल, भारत की बढ़ती ताकत, जो सामरिक ताकत है, मजबूती है, और उसमें पाकिस्तान कहां पर ठहरता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, भारत की सामरिक ताकत और कूटनीतिक ताकत, ये दोनों इतना बड़ा हो गया है, मजबूत हो गया है, और अभी जो मोदी की डिप्लोमेसी बदली है उससे पाकिस्तान अस्थिर हो चुका है, पूरी तरह से अस्थिरता है वहां पर। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि चीन भी नहीं बोल रहा, पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा। इसका मतलब है चीन नहीं बोल रहा, पाकिस्तान को बोलने नहीं दे रहा, क्योंकि चीन ये समझता है कि अभी इस समय भारत, रूस और चीन एक प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं ये व्यापार के रास्ते ही सही आने की कोशिश में लगा है। चीन और भारत के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे लगभग वो खत्म कर लिए गए हैं, बल्कि ये आगे की तरह छोटे छोटे जो सामान्य चीजें हैं वो आर्मी के लेवल पर बातचीत चलती रहती है, लेकिन फिर भी लगभग डिस्प्यूट खत्म कर लिए गए। ट्रंप को टारगेट किया गया, अमेरिका को टारगेट किया गया कि देखो अमेरिका कैसे हम लोगों की व्यवस्थाओं में खलल पैदा कर रहा है। चीन भी चुपचाप बैठकर देख रहा है, चीन को चैलेंज भारत भी कर रहा, और उसमें रूस की भूमिका है कि चीन भारत के खिलाफ बड़ा एग्रेसिव नहीं हो सकता, लेकिन इस समय पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव है, और इसीलिए पाकिस्तान की कूटनीति यही है। चीन भी उसको धमका रहा है, उधर अमेरिका भी धमकी दे रहा है, और इधर ईरान अफगानिस्तान तो लगा हुआ ही है। अभी चीन ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का संबंध बेहतर होना चाहिए और उसके लिए अब हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को यह धमकी दिया है कि अगर अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध नहीं बनाते हो, ऐसे ही टेंशन चलता रहेगा, तो सीपैक खत्म, हम वहां पर इन्वेस्टमेंट आगे भी नहीं करेंगे, और जो हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट है उसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और हम अगर वहां अस्थिरता के वातावरण में काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट करने से फायदा क्या है। इसलिए नक्शे में चीजों को बदलो और ये ट्रंप के इशारे पे काम करना बंद कर दो, जो स्थितियां अभी पाकिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान पूरी तरह से तनाव की स्थिति में है कि नहीं, पाकिस्तान के साथ हम अब बेहतर संबंध नहीं बनाएंगे, जो करना है पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगा दे, ट्रेड बंद कर दे, बॉर्डर सील हो गया है। पाकिस्तान के बदले अफगानिस्तान ने अपना ट्रेड रूट चेंज कर दिया, चाबहार बंदरगाह से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, एशिया के दूसरे देशों में, भारत में भी कर रहा। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में भेजता था अपना ताजा तरीन फल, फ्रूट्स, सामान, सब्जियां, वो सब ऐसे ही सड़कों पर सड़ रहा है, और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर गए हैं कि भाई ये बॉर्डर नहीं खोलोगे तो क्या ग्वादर से चीन भेजोगे, क्योंकि हमारे पास तो और ऑप्शन ही नहीं है कि ये सामान हम बेच सके। पहले से जो अफगानिस्तान में बेचते थे उतने उत्पाद के लिए तो हम प्रिजर्व रखने की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। तो जो अभी पाकिस्तान की स्थिति है, कुछ समय के अंदर ये पता चलेगा कि लुढ़कता हुआ दिख रहा है, न चीन साथ देगा न अमेरिका साथ देगा, आसपास के देश तो उसके खिलाफ है ही। राजीव सर, इस सही जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। असीम मुनीर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली शख्स माना जाता है। पहले वो सिर्फ आर्मी चीफ थे, कुछ महीने पहले ही उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब मुनीर को एक और बड़ा पद मिल गया, यानी मुनीर पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बन गए, जिससे पाकिस्तान की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। वहीं पुतिन और मोदी की डील से भी पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।